नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की किताब से पहली इकाई का तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द, इस पाठ से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वाह रे हमदर्द इस पाठ के लेखक हैं घनश्याम अग्रवाल जी। हमदर्द हमदर्द मतलब सहानुभूति या दया, या हम ऐसा भी कह सकते हैं दुख में साथ रहने वाला हमदर्दी होता है या हमदर्द होता है। वाह रे हमदर्द इस पाठ के लेखक जो घनश्याम अग्रवाल जी हैं, इनका परिचय करते हैं। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म हुआ है 1942, अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। परिचय में घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई हैं। मतलब जब वे छात्र थे या जब वे अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान लेखन कार्य में वे माहिर हो गए। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आसपास की जो घटनाएं घटती थी उसमें धारदार व्यंग और हास्य के माध्यम से वे अपनी रचनाएं लिखते हैं। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। प्रमुख कृतियाँ देखिए, हंसी घर के आईने, यह हास्य व्यंग है। आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, यह हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, यह लघु कथा संग्रह है। तो ऐसे इनके द्वारा लिखित आदि रचनाएं हैं। गद्य संबंधी थोड़े में जानकारी है। प्रस्तुत जो पाठ है यह हास्य व्यंग निबंध पाठ है। हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना के प्रसंग के माध्यम से विनोद को यहाँ पर रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। हमदर्दी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है। हमदर्दी जब हम दुख में साथ देने के लिए जाते हैं, किसी बीमार को, अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए जाते हैं, हमदर्दी जताने जाते हैं, तब वह हमदर्दी भी किस तरह से कभी कभार या कभी कभी उसके लिए दुखदाई, पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने दर्शाया है। तो देखिए छात्रों, प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय परंपरा रही है कि जब कोई हमारा रिश्तेदार बीमार होकर या दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में इलाज के लिए जाता है, तो हम उसके दुख में हम उसके साथ हैं, यह जताने के लिए जाते हैं। तो कुछ पल के लिए वहाँ अपना जो दुख है वहाँ भूलकर खुश हो जाता है। लेकिन कभी कभी यह हमदर्दी जताने के लिए आए हुए लोगों से बीमार व्यक्ति को वहाँ हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह से पीड़ादायक या दुखदाई बन जाती है, यह हम इस निबंध पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो प्रस्तुत पाठ की ओर बढ़ते हैं। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी कहते हैं, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। पूंजीवादी मतलब जिसमें मालिक कोई एक पैसा वाला अकेला व्यक्ति होता है। जो यहाँ पर पूंजीवादी शब्द दिया है,
उसके बाद समाजवादी, समाजवादी मतलब जिसमें मालिक सरकार होती है। इनकी पूंजीवादी और अर्थवादी, पूंजीवादी और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद में जो सरकार होती है वह अपने फायदे के लिए चीज़ों का उत्पादन करती है या निर्मित करती है अब चीज़ें, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है वह अपना फायदा लाभ और जो जनता है उसका लाभ देखती है और उस तरह से वस्तुओं की निर्मित होती है। तो जब उस दिन लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से, भाषण के प्रभाव यानी कि असर से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेखक पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर साइकिल से आ रहे थे और तभी उनके सामने से एक कार आ रही थी और भाषण के प्रभाव से लेखक की साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, यह लेखक सही रूप से मतलब निश्चित रूप से नहीं कह सकते, किंतु लेखक कहते हैं कि मेरी साइकिल और वह कार जब दोनों एक दूसरे के करीब आए तो दोनों एक दूसरे को विरोधियों मतलब दुश्मनों की तरह घृणा यानी कि तिरस्कार की या नफरत की नज़रों से देखते हुए दोनों आपस में जा भिड़े, मतलब साइकिल और कार की वहाँ पर टक्कर हो गई। मैंने खामखा मतलब बेवजह पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना तो देखिए यहाँ मुहावरा है, टांग अड़ाना यानी कि बाधा डालना, टांग अड़ाना यानी कि बाधा डालना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, मतलब वहाँ पर जैसे ही साइकिल और कार की टक्कर होती है तो लेखक की उस दुर्घटना में टांग टूट जाती है। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। दुर्घटना घटने के बाद वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं तो इंसानियत मतलब जो भल मानसाहत होती है वह कायम रखने के लिए मतलब जिंदा रखने के लिए कुछ लोग यह साबित करने के लिए लेखक की तरफ से दौड़े। टकराव होते ही लेखक बेसुध हो जाते हैं और जब उनकी आँख खुली लेखक की तो लेखक कहते हैं कि मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। जब उन्हें होश आता है तो वह अपने आप को कहाँ पाते हैं, अस्पताल में पाते हैं, और इर्द गिर्द मतलब अपने चारों तरफ देखते हैं, आसपास देखते हैं तो कुछ परिचित अपरिचित मतलब जाने पहचाने चेहरे उनके सामने दिखाई देते हैं। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। लेखक की जैसे ही आँख खुलती है तो उन लोगों के चेहरों पर उत्सुकता यानी कि प्रबल इच्छा, कुछ जानने की इच्छा
की लहर दौड़ आई। मैंने कराहते हुए पूछा, जैसे दर्द के दौरान हम कराहते हुए पूछते हैं और लेखक वैसी ही स्थिति में पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ। तो वहाँ पर जो खड़े लोग होते हैं, इर्द गिर्द खड़े हुए लोग, वह कहते हैं आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। मतलब जब दुर्घटना हो जाती है तो लेखक को लोग सार्वजनिक अस्पताल में ले जाते हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, ऐसा जो आसपास लोग होते हैं वह लेखक को बताते हैं। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। एक व्यक्ति इतनी तेजी से जवाब देता है और लेखक को लगता है कि वह व्यक्ति जब तक मुझे होश न आ जाए तब तक वह इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। लेखक अपनी टांगों की ओर देखते हैं। मेरी एक टांग अपने जगह सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी रही थी। मतलब लेखक की एक टांग टूट गई थी, उसे रेत की एक थैली बांध रखी थी और इस तरह से नज़ारा लेखक देखते हैं। मेरे दिमाग में, लेखक कहते हैं कि मेरे दिमाग में उसी समय एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो देखिए यहाँ पर जैसे लेखक को लगता है कि टांग का टूटना यानी कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, ऐसा मुहावरा एक उनके दिमाग में आता है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। लेखक भयभीत हो गए। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया हो। क्योंकि सार्वजनिक अस्पताल में ठीक तरह से मरीज की देखभाल नहीं की जाती है, ऐसी विचारधारा लोगों के मन में होती है और उसी विचारधारा के तहत लेखक को लगता है सार्वजनिक अस्पताल मतलब मेरे आत्मा का मिलन अब किससे होने वाला है, परमात्मा से। तो इस तरह से उनके दिमाग में, उनके जहन में आता है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो देखिए टांग टूटना मतलब एक घटना मानते हैं लेखक और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना मानते हैं। तो देखिए टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई। लेखक कहते हैं मुझे मेरे टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को उन लोगों से हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। मतलब जो दुख में अब उन्हें देखने के लिए आएंगे, दुख में उन्हें उनके साथ साथ देने के लिए आएंगे, तो उन लोगों की फिक्र लेखक को होने लगी। क्योंकि लेखक को देखिए बताते हैं, लेखक बताते हैं आगे, और इस बात लेखक को पता है, ये मिलने जुलने वाले कहीं बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। तो इतना परेशान कर देते हैं ये मिलने जुलने वाले। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, मतलब जिन लोगों की ज़रूरत होती है वही वहाँ पर रहें, ऐसा लेखक को लगता है। जनरल वार्ड का तो एक नियम है, अस्पताल में जो जनरल वार्ड होता है उसका एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड
यह तो एक खुला निमंत्रण है कि, देखिए यहाँ जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड की बात की गई है। जनरल वार्ड का नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर ही मिल सकते हैं और उसे तकलीफ़ दे सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट वार्ड होता है ये खुला निमंत्रण होता है। किस तरह से खुला निमंत्रण होता है कि हे मेरे परिचितों, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। प्राइवेट वार्ड में समय का कोई बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मतलब यहाँ कहने का प्रयास किया गया है कि ये जो प्राइवेट वार्ड है, यहाँ पर बताया गया ये जो प्राइवेट वार्ड है, यह प्राइवेट वार्ड एक खुला निमंत्रण होता है। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हमदर्दी जताने आते हैं वह कभी भी आ सकते हैं और वह अपना बदला ले सकते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक कहते हैं कि जब मुझसे कुछ लोग अब मिलने आएंगे, मेरे रिश्तेदार मिलने के लिए आएंगे, ऐसा लेखक को जब समझ में आता है, जब उसके जहन में यह बात आती है, तो उसे लगता है लेखक को कि अब मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। आगे बढ़ते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। यानी कि देखिए, लेखक जिन लोगों से मिलने गए थे अस्पताल में, वही लोग पहले आए और मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। मतलब देखिए, जिन लोगों की कुछ टांगें टूटी थी या जिन लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा था या जो लोग बीमारी की वजह से अस्पताल में गए थे और उस दौरान लेखक हमदर्दी जताने के लिए उन लोगों से मिलने गए थे, तो वो लोग इसी दिन का मानो इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेखक के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना घटे और लेखक को मिलने के लिए अस्पताल में जाएं और वह अपना जो एहसान है वह चुकता करें। तो इसी दिन का मानो वे इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो ये जो लोग होते हैं जिनसे लेखक मिलने के लिए गए थे और वे भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब लेखक की टांग टूटे और वे भी अस्पताल में जाए और यह लोग अपना एहसान हमदर्दी जताने का चुकता करें। तो ये लोग सोचते हैं कि देखो बेटा, वक्त सब पर आता है, अब वक्त तुम पर आया है और हम तुझे देखने के लिए अस्पताल में आए हुए हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही उस समय नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत नींद आ भी जाए तो ये मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। मतलब जब हम उनकी कोई टांग टूटी होती है या वह बीमार होते हैं तो उन्हें देखने के लिए अस्पताल में जाते हैं। हमारे रिश्तेदारों या परिचितों को जब हम ऐसा देखने के लिए अस्पताल में जाते हैं, तो ऐसे खास कुछ लोग होते हैं उनमें से
अनगिनत एक दो लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। औपचारिकता मतलब दिखावा दिखाने के लिए आते हैं कि जैसे तुम मुझे मिलने के लिए आए थे अस्पताल में, तो अब तुम अस्पताल में हो तो हम तुझे मिलने के लिए आए हैं। मतलब ये जो एहसान था वह चुकता हो गया। ऐसा औपचारिकता मतलब दिखावा दिखाने के लिए कुछ लोग अस्पताल में आते हैं, वह लोग। तो ऐसे लोगों को इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपना एहसान चुकता करने के लिए आते हैं। औपचारिकता मतलब दिखावा दिखाने के लिए आते हैं। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि हम कभी कभार उन्हें देखने के लिए अस्पताल में गए थे, तो वह लोग भी अपनी सूरत को दिखाने के लिए अस्पताल में हमें देखने के लिए आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए। देखिए, लेखक एक दिन तय करते हैं कि आज कोई भी आए, मैं आँख नहीं खोलूँगा। मतलब लेखक सोचते हैं एक दिन कि आज मुझे मिलने के लिए कोई भी आए अस्पताल में, लेकिन मैं अपनी आँखें नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। और उसी दिन लेखक जिस अस्पताल में काम करते थे, लेखक जिस ऑफिस में, जिस कार्यालय में काम करते थे, उसी ऑफिस के, उसी कार्यालय के बड़े बाबू आए उस दिन, और वे मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। तो देखिए, लेखक जिस दिन सोचते हैं कि आज कोई भी मिलने आए, लेकिन मैं अपनी आंखें खोलने वाला नहीं हूँ, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेकिन उसी दिन लेखक जिस ऑफिस में काम करते हैं, उसी ऑफिस के साहब बड़े बाबू लेखक को देखने के लिए अस्पताल में आ जाते हैं, और देखते हैं तो लेखक सोए हुए होते हैं। तो वहाँ से जाने के बजाय बड़े बाबू सोचते हैं कि यदि मैं उन्हें नहीं दिखा या उसने मुझे नहीं देखा लेखक ने, तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं हमदर्दी जताने के लिए अस्पताल में आया, उन्हें देखने के लिए आया। तो उस तरह से वह सोचने लगे, और उसके बाद बड़े बाबू ने क्या किया आगे देखते हैं। अंत में बड़े बाबू ने उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। मतलब अब लेखक को वे धीरे धीरे से हिला रहे हैं, मतलब जगाने की कोशिश कर रहे हैं नींद से। फिर भी जब मैं आंखें नहीं खोलता हूँ, मतलब जब लेखक की आंखें नहीं खुली, तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हुए हिस्से को ज़ोर से दबाया। तब लेखक कहते हैं, मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तब देखिए, तब वही व्यक्ति मतलब बड़े बाबू पूछते हैं कि अब दर्द कैसा है। पहले ही दर्द के कारण लेखक को नींद नहीं आ रही थी, दुख में है वह, और ये महाशय आते हैं और अब दिखावा दिखाने के लिए ही आते हैं, और लेखक सोए हुए दिखते हैं तो वह जगाने की कोशिश करते हैं। नहीं लेखक जागते हैं तो जो टूटा हुआ टांग का जो भाग है उसे ही दबा देते हैं, और तभी लेखक दर्द से चीखते हैं। तो बड़े बाबू हंसते हुए पूछते हैं, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखिए, इस तरह से कुछ लोग हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, अपनी सूरत दिखाने के लिए आते हैं ऐसे लोग।
उसके बाद आगे लेखक कहते हैं, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा, मतलब लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। उस दिन सोनाबाई अपने लेखक की रिश्तेदार थी, वह अपने 4 बच्चों के साथ आई तो लेखक को लगा कि आज फिर कोई बड़ी दुर्घटना घटने वाली है। आते ही उन्होंने लेखक की ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज बच्चों को लेखक को दिखाने का कुछ ऐसा अंदाज था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो इस तरह से सोनाबाई ने बच्चों को लेखक से दिखाया। बच्चे खेलने लगे। उसके बाद एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, मेज यानी कि टेबल। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। तो देखिए, बच्चों को जब सोनाबाई ने लेखक को दिखा दिया हाथ का इशारा करते हुए, उसके बाद बच्चे खेलने में लग गए वहीं पर अस्पताल में। एक कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा मेज पर चढ़ा हुआ है, और सोनाबाई की एक जो छोटी लड़की है वहाँ जहाँ लेखक की दवाइयाँ रखी थी, तो दवा की जो एक शीशी थी उसमें से उस शीशी को छोटी लड़की ने उठा लिया और उसके बाद वह अपने हाथ में लेकर, उस शीशी को हाथ में लेकर वह कथकली डांस करने लगी। कथकली डांस यह केरल राज्य का एक समृद्ध शास्त्रीय नृत्य है, उसे कथकली डांस कहा जाता है। उसके बाद रप रप की आवाज़ ने लेखक का ध्यान बटाया, यानी कि ध्यान गया लेखक का। तो लेखक कहते हैं, क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो लेखक देखते हैं तो जो टांग लेखक की टूटी हुई थी, उस टांग को एक रेत की थैली बंधी हुई थी और उस रेत की थैली को सोनाबाई का जो लड़का है वह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था इस तरह से। तो इस तरह से दृश्य वे लेखक देखते हैं। आगे लेखक बता रहे हैं, मैं इसके पहले कि उसे मना करता उस लड़के को, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। उस लड़के को कुछ कहते उससे पहले ही सोनाबाई की लड़की जिसके हाथ में दवा की शीशी थी, वह शीशी उस लड़की ने नीचे पटक दी। मतलब शीशी जिस तरह से नीचे पटक दी तो वहाँ फूट गई हैं, वह टुकड़ों में बिखर गई हैं। उसमें जो दवाई थी वह भी बर्बाद हो गई है। फिर सोनाबाई ने एक पल उस लड़की को घूरा, नफ़रत की नज़र से देखा, फिर हंसते हुए बोली। लेखक से वह कहती है सोनाबाई, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर सोनाबाई जो अपनी बेटी ने, लड़की ने जो दवा की शीशी पटक दी है, तो किस तरह से उस पर अपनी जो सफाई है वह दे रही हैं, उस बात को दबाने की कोशिश उसने की है। वहाँ पर हंसते हुए वह लेखक से ही कहते हैं कि पेड़े खिलाओ भाई। लेखक को कहती है अस्पताल में कि पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है, दवा गई समझो अब तुम्हारी टांग भी
अच्छी हो जाएगी, मतलब तुम्हारी ये टांग की बीमारी है यहाँ दूर हो जाएगी। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई यह कहकर कि फिर आऊँगी। तब लेखक भीतर तक कांप गया, मतलब वह डर गया। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, मतलब दिखावा दिखाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे लोग या वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं, ऐसे लोग कभी कभार हद कर देते हैं। तो लेखक के साथ ऐसा प्रसंग हुआ है। तो देखिए, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। जिस अस्पताल में लेखक है, जहाँ पर लेखक को जिस कमरे में रखा गया है, उसी कमरे के सामने एक जो टैक्सी है वह आकर रुकी है। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा। औंधा मतलब उल्टा होकर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। तो देखिए, यहाँ पर जो बाहरी गांव का रिश्तेदार आया है, उसकी टैक्सी लेखक के कमरे के सामने आकर रुकी है और वहाँ उस टैक्सी में से निकलकर वह आदमी लेखक के कमरे में आया और लेखक की छाती पर अपना सिर रखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया। लेखक को कहता है वह, और कहता है कार वालों का सत्यानाश हो। तब लेखक कहते हैं, मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, मतलब अपना मुंह छाती पर रखकर रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई, मतलब उस व्यक्ति ने जब लेखक को देखा तो एकदम चुप हो गया। लेखक को देखते ही वह आदमी एकदम चुप हो जाता है। फिर धीरे से हंसते हुए बोलता है, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि वह जिस आदमी को देखने आया था, वह व्यक्ति वह लेखक नहीं है, वह दूसरा कोई व्यक्ति है जो किसी कमरे में हो सकता है, सामने वाले कमरे में, लेकिन उसे लगता है कि यही मेरा रिश्तेदार है जिसे मैं देखने आया हूँ। और वह उसे न देखते ही उसके सामने जाता है और उसके छाती पर अपना मुंह गड़ाकर रोने लगता है। और जब रोकर वह लेखक को देखता है तो लगता है कि ये मेरा रिश्तेदार नहीं है जिसे मैं देखने आया हूँ। तो वह हंसते हुए क्या कहता है, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, मतलब सामने है। इस तरह से हंसते हैं और अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वह चला गया। तो आगे लेखक कहते हैं, अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, मतलब सामने वाले कमरे से वही आवाज़ सुनाई देती है लेखक को। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, ऐसा लेखक बताते हैं, क्योंकि इस प्रकार रोता देखकर पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर पत्नी ने उस टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, क्योंकि वह आदमी टैक्सी से उतरकर सीधे कमरे में आ गया, उसके पैसे नहीं दिए। तो लेखक के पत्नी को लगता है कि लेखक का रिश्तेदार है
और टैक्सी वाला रुका हुआ है, तो लेखक की पत्नी जाती है और उस टैक्सी वाले को पैसे दे देती है। जो सफ़र करके जितने उसे पैसे लगे उतने पैसे वह टैक्सी वाले को लेखक की पत्नी दे देती है पैसे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। तो देखिए, जो लोग हम कभी कभार बीमार हो जाते हैं और वह लोग हमें देखने के लिए आते हैं और हमें पता होता है कि वह सिर्फ दिखावा दिखाने के लिए आते हैं, औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं, ऐसे लोग हमें देखने के लिए न आए ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसे समय पर वही लोग हमें देखने के लिए सबसे पहले आने की कोशिश करते हैं। हमारे शहर में एक कवि है, लेखक कहते हैं कि हमारे शहर में एक कवि है, उनका नाम है श्री लपकानंद। क्या नाम है? लपकानंद। उनकी बेतुकी कविता, बेतुकी मतलब व्यर्थ कविता, बिना अर्थ की कविता, बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। लेखक जब उन्हें देखते हैं तो उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं या दूर निकल जाते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे, श्री लपकानंद जब भी मिलते हैं लेखक से तो 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। मतलब जब भी मिलते हैं तो 10-20 कविताएं सुनाते हैं, ऐसा कहा गया है। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। तो जो श्री लपकानंद है वह एक दिन बगल में झोला, झोला मतलब बगल में जो बड़ी या छोटी थैली होती है, छोटी थैली, उसे झोला कहते हैं। तो झोला दबाए हुए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। जब मुझे पता चला कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, आप अस्पताल में हैं और मैं रात भर नहीं सो सका, तो मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है, ऐसा श्री लपकानंद लेखक से कहते हैं। यह कह झोले में से वह लपकानंद जी अपनी डायरी निकालते हैं और कविता सुनाने लगते हैं। तो देखिए कविता किस तरह से है, लेखक के लिए लिखी हुई कविता। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटार वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग, मोटार वाले तेरे ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, कहो कविता कैसी रही। और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा दूर, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से श्री लपकानंद से विदा लिया या उन्हें विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़,
मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हंसी घर के आईने से लिया गया यह पाठ है। तो यहाँ लेखक हमें कहते हैं कि जब भी हम अपने रिश्तेदारों से अस्पताल में मिलने के लिए जाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, रिश्तेदार को हमारी ओर से परेशानी नहीं होगी, यह बात ध्यान में रखनी है। छोटे बच्चों को अस्पताल में न ले जाएं तो अच्छा होगा। यह कुछ सावधानियां हमें बरतने की ज़रूरत है। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये जो तीसरा पाठ है वाह रे हमदर्द घनश्याम अग्रवाल जी द्वारा लिखित, इस पाठ से हमने जानकारी प्राप्त की।